देश में जारी कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सुविधाओं को लॉन्च किया। पीएम मोदी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है, इससे गांव-गांव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने ही इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बटन दबाकर 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त भी जारी की। यह किस्त तत्काल किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। रविवार को राहुल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया है। राहुल ने वीडियो को शेयर करने के साथ ही लिखा कि देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। आप भी अपनी आवाज युवा कांग्रेस के रोजगार दो के साथ जोड़कर सरकार को नींद से जगाइए। ये देश के भविष्य का सवाल है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया। कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने पार्टी के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की है। थरूर बोले कि पार्टी के दिशाहीन होने की अवधारणा तोड़ने के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष खोजने की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने जोड़ा कि सोनिया गांधी से अनिश्चित काल के लिए अंतरिम प्रमुख का बोझ उठाने की उम्मीद करना अनुचित है। थरूर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी में पार्टी को लीड करने की क्षमता है, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करना चाहते तो पार्टी को नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। थरूर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी का एक धड़ा एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत कर रहा है। राहुल ने बीते साल लोकसभा चुनाव में हार के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और बीते साल अगस्त में ही सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को एक बड़ी घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने 101 से ज्यादा आइटमों के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने 101 आइटमों की लिस्ट तैयार की है जिनके आयात पर प्रतिबंध होगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस लिस्ट में न केवल कुछ पार्ट शामिल हैं, बल्कि उच्च तकनीक वाले हथियार मसलन असॉल्ट राइफलें, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH रडार और कई अन्य चीजें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किया गया है। इस फैसले से भारत के रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर उत्पादन का अवसर मिलेगा। बता दें कि लद्दाख में चीन के साथ सीमा तनाव के बीच रक्षा मंत्री का यह ऐलान काफी अहम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन लगाने के ऐलान को शब्द जाल बताया है। अपने ट्वीट में चिदम्बरम ने लिखा कि रक्षा मंत्री ने रविवार सुबह धमाकेदार घोषणा की बात कही और उनका ऐलान फुसफुसाहट के साथ समाप्त हो गया। किसी भी आयात पर रोक वास्तव में खुद पर रोक है। उन्होंने आगे लिखा कि रक्षा मंत्री ने अपने ऐतिहासिक रविवार की घोषणा में जो कहा वो महज दफ्तरी आदेश के लायक था जिसे मंत्री के सचिव जारी करते हैं। आयात पर रोक महज शब्द जाल है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि सरकार देश में रक्षा संबंधी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाएगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन लगाने के ऐलान को शब्द जाल बताया है। अपने ट्वीट में चिदम्बरम ने लिखा कि रक्षा मंत्री ने रविवार सुबह धमाकेदार घोषणा की बात कही और उनका ऐलान फुसफुसाहट के साथ समाप्त हो गया। किसी भी आयात पर रोक वास्तव में खुद पर रोक है। उन्होंने आगे लिखा कि रक्षा मंत्री ने अपने ऐतिहासिक रविवार की घोषणा में जो कहा वो महज दफ्तरी आदेश के लायक था, जिसे मंत्री के सचिव जारी करते हैं। आयात पर रोक महज शब्द जाल है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि सरकार देश में रक्षा संबंधी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाएगी। राजस्थान में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। बीजेपी विधायकों की बेड़ाबंदी पर गहलोत सरकार ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब उनकी पोल खुल गई है। रविवार को सीएम अशोक गहलोत ने अपने विधायकों से लोकतंत्र बचाने की अपील करते हुए कहा कि हमें अपनी अंतरात्मा और लोगों की आवाज सुननी चाहिए। गहलोत बोले कि सरकार में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए गलत परंपराओं को नजरअंदाज करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर घर में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और मुझे भरोसा है कि पार्टी छोड़ गए विधायक भी इस बात को समझेंगे और लौट आएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने पर नाम लिए बिना केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। मालूम हो कि बिहार सरकार की सिफारिश के बाद सुशांत मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया है। संजय राउत ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ लोग पर्दे के पीछे पटकथा लिख रहे हैं। वो सच छुपाना चाहते हैं, इसलिए दबाव तंत्र बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। मुंबई पुलिस एक सक्षम बल है और सच्चाई को सामने लाने की पूरी कोशिश कर रही है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में पूछताछ के लिए ईडी ने एक बार फिर रिया चक्रवर्ती को तलब किया है। ईडी ने समन भेजकर रिया को पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया है। इससे पहले शुक्रवार को भी रिया से 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। तब कहा जा रहा था कि रिया ने ईडी के कुछ सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। अब खबर है कि सोमवार को ईडी की टीम फिर से रिया चक्रवर्ती से पैसों के लेन देन, प्रॉपर्टी और आमदनी को लेकर पूछताछ कर सकती है। ईडी ने रिया से प्रॉपर्टीज की जानकारी सहित उनके पिछले 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की मांग की है। बता दें कि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से भी शनिवार को ईडी ने करीब 18 घंटे तक पूछताछ की थी। भारत में कोरोना की स्थिति बेहद चिंताजनक बनती जा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 5 दिनों के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में 4 अगस्त से सर्वाधिक केस मिल रहे हैं। हालांकि कोशिश है कि इस सिलसिले पर जल्द काबू पा लिया जाए। 8 अगस्त को अमेरिका में कोरोना के 55,318 नए केस मिले, जबकि ब्राजील में यह संख्या 53,139 की थी। वहीं भारत का आंकड़ा इन दोनों देशों को पार करते हुए 61,537 का था। इतना ही नहीं, रविवार यानी 9 अगस्त को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 64,000 से ज्यादा केस मिले हैं। नए मरीजों की संख्या में इस रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी ने कोरोना के प्रति चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि रोजाना इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64,399 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल मरीजों का आंकड़ा 21,53,011 हो गया है। वहीं 861 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 43,379 पहुंच गया है। वहीं 6,28,743 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं और पूरे देश में अब तक 14,80,885 लोगों को इलाज कर ठीक किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में रिकवरी रेट करीब 69% है। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र अभी कोरोना के मामलों में टॉप पर बना हुआ है। बता दें कि 8 अगस्त को देश में सबसे ज्यादा टेस्ट भी किए गए। आंकड़ों के अनुसार 8 अगस्त को 7,19,364 लोगों का सैंपल लिया गया।
जबकि अब तक कुल 2,41,06,535 लोगों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण फिर तेजी पकड़ रहा है। शनिवार को यहां 1404 नए पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। इस मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि एक डेटा से पता चला है कि दिल्ली में करीब 30 से 35% मरीज बाहर के एडमिट हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई लोग पूछते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिशन कम क्यों नहीं हो रहे। एडमिशन कम नहीं हो रहे हैं, इसका कारण है कि दिल्ली में बाहर के भी बहुत पेशेंट आ रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद जैसी जगहों से आकर दिल्ली में टेस्ट करा रहे हैं। मंत्री जी के मुताबिक बाहरी मरीजों के टेस्ट कराने की वजह से संख्या बढ़ रही है। बता दें, दिल्ली में कुल 1,44,127 कोरोना के केस हो गए हैं। इसके साथ मौतों की संख्या कुल 4,098 है। रविवार सुबह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के एक होटल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में अब तक 10 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस होटल का इस्तेमाल कोविड फैसिलिटी के रूप में किया जा रहा था। खुद प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। पीएम ने राज्य के सीएम से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। शुरुआती खबर में बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। विजयवाड़ा के स्वर्णा पैलेस होटल में कोविड सेंटर बनाया गया था, जिसमें करीब 50 लोग रह रहे थे, जिसमें करीब 40 कोरोना मरीजों को रखा गया था। इस घटना पर आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही जांच के आदेश दे दिए हैं। अस्पताल के बेड पर रेंगते ये कीड़े बता रहे हैं कि कोरोना संकट के दौर में साफ सफाई की दलीलों के बीच जमीनी हकीकत क्या है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महोबा जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की हैं, जहां लगे इन बेड्स पर मरीज ठीक हो सकेंगे या और बीमार हो जाएंगे, कहना मुश्किल है। हालांकि बात सामने आने पर सीएमओ ने सफाई देते हुए सारा ठीकरा वार्ड बॉय पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में इस तरह की ये पहली घटना है और वो भी वार्ड बॉय की लापरवाही की वजह से हुई है। बाकी पूरा अस्पताल साफ रहता है। साथ ही कहा कि उन्होंने इसके लिए वार्ड बॉय को चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसी गलती न होने की हिदायत दी है। दिल्ली में हैवानियत का शिकार 12 साल की बच्ची अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल ही रही थी कि उत्तर प्रदेश से भी एक दरिंदगी की दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई। राज्य के हापुड़ जिले में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालत ज्यादा बिगड़ने पर बच्ची को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक मासूम के प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर दिया गया है, यानी कुचल दिया गया है। चोटें इतनी हैं कि सर्जरी करना मुश्किल है। खबरों के मुताबिक गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव में बाइक सवार युवक ने खेल रही मासूम बच्ची को अगवा किया, जिसके कुछ घंटों बाद ये बच्ची लहूलुहान एक खेत में मिली। परिजनों के मुताबिक पुलिस से जब बच्ची के अगवा होने की बात कही तो उसने लापरवाही बरतते हुए गुमशुदगी दर्ज की, जबकि लोगों ने पुलिस को मौके पर ही बताया था कि कोई बाइक सवार व्यक्ति उसे उठाकर ले गया है। अब मेरठ के एडीजी के आदेश के बाद हापुड़ पुलिस जागी है। पुलिस ने आरोपियों का स्केच जारी कर उन्हें पकड़ने के लिए 8 टीम गठित की हैं। राजस्थान के सीकर में मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम का नारा लगाने से मना करने पर 52 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ड्राइवर गफ्फार अहमद कछुआ ने मारपीट की घटना को लेकर सीकर सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित ने बताया कि उन पर हमला करने वाले 2 लोगों ने उनकी दाढ़ी भी खींची और उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा। गफ्फार ने दोनों पर उनकी घड़ी और पैसे चुराने का भी आरोप लगाया है। मारपीट में गफ्फार के दांत टूट गए हैं, आंख और गाल पर भी चोटें आई हैं। जांच में पता चला कि ये दोनों आरोपी अपनी गाड़ी पार्क कर शराब का सेवन कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने गफ्फार की गाड़ी रोकी और उनके साथ मारपीट की।